मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के पास घने जंगलों के बीच एक भूला हुआ इलाका है जिसका नाम सरकारी नक्शों में तो दर्ज है, लेकिन लोग उसे नाम से नहीं डर से पहचानते हैं। उस जगह को लोग काली घाटी कहते हैं। दिन में वहाँ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती है, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता है जैसे जंगल सांस लेने लगता हो। उसी काली घाटी के बीचों बीच एक विशाल जली हुई अधूरी हवेली खड़ी है, जिसकी दीवारें आधी काली और आधी लाल दिखती हैं, जैसे उनमें अब भी आग दबी हो। करीब 100 साल पहले उस हवेली में रानी आदि शक्ति देवयानी रहती थी। लोग उसे मर्दानी कहते थे क्योंकि उसने कई बार डकैतों और आक्रमणकारियों से अकेले लड़कर गांव बचाया था। तलवार उसके हाथ में खिलौने जैसी लगती थी, लेकिन ताकत और सम्मान हमेशा दुश्मन पैदा करते हैं। उसके अपने ही किले में उसके खिलाफ साजिश पनप रही थी। देवयानी का पति रुद्र प्रताप बाहर से शांत और शालीन दिखता था, लेकिन भीतर से वह महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसे यह सहन नहीं था कि लोग उसकी जगह उसकी पत्नी का नाम लें। धीरे धीरे उसने दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया, लालच दिया गया, जमीनें बांटी गईं और एक रात फैसला हुआ मर्दानी को खत्म करना होगा। उस रात हवेली में उत्सव रखा गया। संगीत, रोशनी, नाच गाना, सब कुछ सामान्य लग रहा था। देवयानी को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। आधी रात के बाद जब वह अपने कक्ष में गई, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। खिड़कियों पर मोटे पर्दे गिरा दिए गए, नीचे तेल डाला गया और फिर आग लगा दी गई। पहले धुआं उठा, फिर लपटें, फिर चीखें। देवयानी दरवाजा पीटती रही, तलवार खोजती रही, लेकिन तलवार पहले ही हटा दी गई थी। बाहर खड़े लोग उसके जलने की आवाज सुनते रहे। कोई अंदर नहीं गया, कोई बचाने नहीं आया। आखिरी क्षण में उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजी, मैं राख नहीं बनूंगी। मैं शपथ लेती हूँ, जिस विश्वासघात से मैं जली हूँ, उसी विश्वासघात की आग हर पीढ़ी को छुएगी। सुबह तक हवेली आधी जल चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, आग पूरे ढांचे को नष्ट नहीं कर पाई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अधूरा छोड़ दिया। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदल गई, कहानी लोक कथा बन गई, लेकिन काली घाटी का डर कभी खत्म नहीं हुआ। साल 2023 शहर से एक परिवार वहां आया। अर्नव मिश्रा, उसकी पत्नी सिया और उनकी 12 साल की बेटी तारा। अर्नव एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था। उसे पुरानी जगहों, श्राप और अधूरी आत्माओं में दिलचस्पी थी। जब उसे काली घाटी की हवेली के बारे में पता चला, उसने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मान लिया। गांव वालों ने मना किया, वहां रात मत बिताना, 3 बजे के बाद बाहर मत निकलना, अगर कोई औरत तुम्हें नाम लेकर पुकारे जवाब मत देना। लेकिन अर्नव ने सबको अंधविश्वास कहा। पहली रात सब शांत रहा, सिर्फ हवा की आवाज। दूसरी रात तारा ने कहा, मम्मी ऊपर वाले कमरे में कोई चल रहा। सिया ने सोचा, पुरानी इमारत है, आवाजें आती रहती हैं। तीसरी रात ठीक 3 बजे हवेली के अंदर एक तेज धातु घसीटने की आवाज आई, जैसे लोहे की तलवार पत्थर पर रगड़ी जा रही हो। अर्नव तुरंत रिकॉर्डर लेकर बाहर निकला। आंगन खाली था, लेकिन मिट्टी पर एक लंबी सीधी रेखा बनी हुई थी। उसने कैमरा लगाया, थर्मल सेंसर लगाए और उसी रात पहली बार कैमरे में कुछ कैद हुआ। वीडियो में आंगन खाली दिख रहा था, फिर अचानक तापमान गिरता है, स्क्रीन पर हल्की धुंध बनती है और धुंध के बीच एक स्त्री की आकृति आधी जली हुई, बाल बिखरे हुए, हाथ में लंबी तलवार। अर्नव के हाथ कांप गए। उसी समय ऊपर कमरे से तारा की चीख आई। वो दौड़ा। तारा बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद, और उसके होंठ हिल रहे थे। तुम्हारे खून में वही गंध है। अर्नव जम गया। कौन? तारा की आवाज भारी हो गई। विश्वासघात की सिया ने तारा को झकझोरा। अचानक वो बेहोश हो गई। सुबह तारा को कुछ याद नहीं था, लेकिन उस दिन से हवेली ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उसने उन्हें पहचान लिया था। अर्नव ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, तहसील के दस्तावेज, जमीनी रजिस्टर, राजवंश का इतिहास, और तब उसे पता चला रुद्र प्रताप का एक छोटा भाई था जो आग वाली रात गायब हो गया था। उसका वंश आगे चलकर शहर में बस गया और वही वंश आगे चलकर मिश्रा परिवार बना। अर्नव के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या यह संभव था? क्या उसका परिवार उसी विश्वासघाती रक्त से जुड़ा था? उस रात हवेली पहले से ज्यादा जागी हुई थी। दीवारों से राख झर रही थी। आईनों में चेहरा अपना नहीं, किसी और का दिख रहा था। सिया ने बाथरूम के आईने में खुद को देखा, लेकिन पीछे खड़ी आकृति उसकी नहीं थी। जली हुई त्वचा, खाली आंखें। रात 3 बजे इस बार तलवार की आवाज के साथ कदमों की आवाज भी आई। धीरे, भारी, निश्चित। अर्नव ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। तापमान अचानक 0 के करीब चला गया। सांस से धुआं निकलने लगा। सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई खड़ी थी और फिर पहली बार वो पूरी तरह दिखाई दी। रानी देवयानी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी तस्वीरों में थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, एक आंख पिघली हुई, बाल आधे राख, लेकिन दूसरी आंख जिंदा
और गुस्से से भरी। उसने तलवार जमीन पर रगड़ी। खून अपना रास्ता खोज ही लेता है। अर्णव समझ चुका था, यह सिर्फ भूत नहीं था, यह पीढ़ियों से चलता आ रहा हिसाब था। तारा धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे कोई और उसके शरीर को चला रहा हो। देवयानी की आत्मा ने हाथ उठाया। तारा के हाथ में हवा से तलवार की आकृति बनने लगी। जिस रात में जली थी, मेरे साथ मेरी अजन्मी बेटी भी जली थी। कमरा सन्न हो गया। हर पीढ़ी में मैं अपनी बेटी खोजती हूँ और हर बार मुझे विश्वासघाती रक्त मिलता है। अर्णव घुटनों पर गिर गया। हमने कुछ नहीं किया, खून ने किया था। और तभी पूरी हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगी, जैसे आग अंदर से फिर जल उठी। सिया चीखी। तारा की आंखों से आंसू नहीं, काला धुआं निकल रहा था। देवयानी ने कहा, या तो वंश खत्म होगा या श्राप। और उसी पल हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर जंगल में अचानक सारे जानवर चुप हो गए। घड़ी 3 पर अटकी हुई थी। दीवारों पर आग की परछाइयां फिर उसी तरह लहराने लगीं जैसे 100 साल पहले लहराई थीं। हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल होने लगा। अर्णव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। तारा अब धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके कदम जमीन को छू रहे थे, लेकिन आवाज दोहरी आ रही थी, जैसे उसके साथ कोई और भी चल रहा हो। सिया रोते हुए उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन तारा की आंखें अब भी पूरी सफेद थीं। अचानक हवेली की दीवारें बदलने लगीं। पुरानी टूटी पुताई की जगह ताजा रंग उभर आया। जली हुई लकड़ी की जगह चमकते दरवाजे दिखने लगे, जैसे समय पीछे जा रहा हो, जैसे हवेली फिर उसी रात में लौट रही हो जिस रात आग लगी थी।